Hello everyone, myself Manali and I welcome you all to the YouTube channel of Infinity Engineering Academy. आज हम डिस्कस करने वाले हैं the MCQs which are related to the topic of soil mechanics. These MCQs will be very useful for your preparation of several competitive examinations. Let us look at our first MCQ. Approximate ratios of the permeabilities of two clean soils having D10 0.6 mm and D10 as 0.3 mm. So firstly, what is this D10? D10 is your effective size. D10 क्या है आपका effective size of your soil particle. ठीक है, so इसके इफेक्ट से हम बेसिकली यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं परमिएबिलिटी. अब आपको परमिएबिलिटी और D10 का क्या रिलेशन है वो मालूम होना ज़रूरी है. ठीक है, सो बेसिकली योर परमिएबिलिटी इज रिलेटेड टू द D10 स्क्वायर. इट इज़ प्रोपोर्शनल टू D10 स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू एलन हेजन्स इक्वेशन परमिएबिलिटी इज C इंटू D10 स्क्वायर. ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 100 to 150 में रहता है और ये जो है वो D10 इज़ द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल जो यहाँ पर हम सेंटीमीटर में एंटर करेंगे. ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है तो आपको ये यूनिट्स ध्यान में रखना पड़ेगा बिकॉज इसका वैल्यू 100 और 150 है अगर हम इसको इस वैल्यू को सेंटीमीटर में पुट इन करते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू की कोई यहाँ पर आपका यूनिट का कोई मतलब नहीं है बिकॉज ये रेशियो की बात हो रही है तो वैसे भी आपका ये सी कैंसिल होने वाला है. ठीक है, सो आपको ये रिलेशन याद रखना है और इसी को यूज़ करके हम ये MCQ सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, सो आपको अप्रॉक्सीमेट रेशियोज पूछा गया है इन दोनों पार्टिकल्स का. तो K1 by K2 इज D10 फॉर फर्स्ट पार्टिकल, D10 फॉर सेकेंड पार्टिकल का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0.6 by 0.3 का स्क्वायर. ठीक है, 6 by 3 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4. So your ratios is ratio of permeability of soil 1 जिसका D10 वैल्यू 0.6 है एंड soil 2 जिसका D10 वैल्यू 0.3 है. अगर ऐसी दो सॉइल्स का परमेबिलिटी का रेशियो लेते हैं तो इट इज़ 4. मीन्स योर K1 इज़ 4 times K2. ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा है रेशियो तो उसको हम K1 by K2 के फॉर्म में रखेंगे और लेट अस चेक दिस ऑप्शन. यस, इट इज़ देयर, इट इज़ ऑप्शन ए. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए. लेकिन अगर आपको सिर्फ कैलकुलेशन पूछा है और एक ही परमिएबिलिटी दे रखी है उस केस में आपको ये इक्वेशन यूज़ करना है. ठीक है, अगर आपको कोई परमिएबिलिटी की वैल्यू पूछी है, सी का वैल्यू तो मैंने कहा कांस्टेंट है 100 and 150, आइदर आप उसको 100 ले सकते हैं या उसको 150. और जो D10 की वैल्यू है वो क्या आएगी, इट इज़ बेसिकली D10 इन सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज इन सेंटीमीटर. 100 और 150 के बीच का वैल्यू आएगा इसमें. ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है पर यहाँ पे आपको सिर्फ रेशियो ही पूछा है तो आप सिर्फ ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है अ सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट 35%, प्लास्टिक लिमिट 20%, श्रिंकेज लिमिट 10%, natural moisture content 30%. what will be the consistency index of soil? ठीक है, तो इस केस में पहले तो consistency index का फॉर्मूला क्या है. what is the formula for consistency index of soil? ठीक है, आप सॉइल मैकेनिक्स में काफ़ी सारे इंडाइसेस पढ़ते हैं. लिक्विडिटी का इंडेक्स है, लिक्विड प्लास्टिसिटी का इंडेक्स है, कंसिस्टेंसी का इंडेक्स है. ठीक है, सो व्हाट इज IC? दैट इज WL माइनस WN अपॉन IP. ठीक है, WL मतलब वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट, WN यानी कि नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, IP इज योर प्लास्टिसिटी इंडेक्स. अभी प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट. ठीक है, तो इसको अगर मुझे पुट डाउन करना है तो मैं WL माइनस WN डिवाइड बाय WL माइनस WP बोल सकती हूँ. देखते हैं आपके पास सारी वैल्यूज़ है या नहीं. WL यानी कि लिक्विड लिमिट ये आपको दे रखा है. नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 30%, दिस इज ऑल्सो गिवन. अगेन WL एंड WP
प्लास्टिक लिमिट दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू। ठीक है, तो हम ये सारे वैल्यूज़ पुट इन कर सकते हैं। 35%, 30%, WL कितना है आपका 35 माइनस WP इज 20, so this is 5, this is 15। ठीक है, 5/15 का रेशियो जो है वो 0.33। यस, इट इज़ देयर इन योर आंसर। सो आंसर फॉर दिस विल बी 0.33। अभी यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स दिया है। ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी इंडेक्स के लिए आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी पहले फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू फाइंड द लिक्विडिटी इंडेक्स। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो आपको इतना याद रखना है कि ऐसा नहीं है सिर्फ कंसिस्टेंसी इंडेक्स पूछा जाएगा, आपको IC, IP, IL, श्रिंकेज इंडेक्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पूछ सकते हैं। फ्लो इंडेक्स, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी यही था। इसमें सिर्फ आपको रेशियो पूछा है, लेकिन जैसे मैंने कहा ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसी पे बेस्ड है। इसमें आपको C की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी होगी, 100 है, 150 है, क्या है। ठीक है, K आपको पूछा गया होगा, D10 आपको दिया होगा, अगर mm में दिया है तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूला को यूज़ करके परमेबिलिटी फाइंड करेंगे। ओके, तो हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। थर्ड क्वेश्चन, अ सॉइल सैंपल इज हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.5, वॉइड रेशियो है E 0.5, water content in percentage required to fully saturate the soil at the void ratio of 0.5 is how much। ठीक है, तो आपको SR जो है फुल्ली सैचुरेटेड है, मतलब उसको 100% सैचुरेशन बोल सकते हैं, यानी कि SR की वैल्यू फुल है यानी 1 है। और आपको पूछा क्या है, वाटर कंटेंट। तो इसके लिए हम बेसिक फार्मूलाज में जाएंगे। इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ESR is the WC into G। E is your void ratio, SR is your degree of saturation, WC is your water content and G is your specific gravity। ठीक है, WC आपको पूछा है तो उसको हम सब्जेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे। It is equal to ESR by G। What is the value of E? 0.5, SR 1, ठीक है, divided by G 2.5। Your E value is 0.5 into 1, okay, so it is basically 5/25, यानी कि 1/5। ठीक है, 1/5 डेसिमल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, लेकिन आपको पूछा है वाटर कंटेंट इन परसेंटेज। तो इस वैल्यू को अगर मुझे परसेंटेज में डिनोट करना है तो मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, दैट विल गिव मी 20%। तो इसमें आपको देखना है, अगर आपका ऑप्शन फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो आप ये रखेंगे, अगर आपका आंसर परसेंटेज में पूछा है तो आप ये वाली वैल्यू पुट इन करेंगे। जनरली आपको इसका वैल्यू परसेंटेज में ही पूछा जाएगा, या फिर आपके ऑप्शंस जो है वो परसेंटेज के ही होंगे, तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ अ बेसिक फार्मूला। इस केस में इसमें WC पूछा था, कभी कभार WC दे देंगे, G पूछ लेंगे, G पूछेंगे, उसके साथ E और SR एंड WC, वो 3 वैल्यूज़ दे देंगे। सो कोई भी एक आपका अननोन होगा और बाकी के 3 आपको गिवन रहेंगे। ओके, सो इसका आंसर है D 20%। ठीक है, the water content corresponding to the maximum density in the compaction curve is called water content of compacted soil, optimum water content, air void water content and none of the mentioned। अभी ये जो है compaction curve किस चीज़ में यूज़ होता है, it is used in the case of प्रॉक्टर टेस्ट। हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट यूज़ करते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के लिए। कॉम्पैक्शन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमको मैक्सिमम डेंसिटी अचीव करनी है, एयर वॉइड्स को मिनिमम रखना है। जितना मैक्सिमम डेंसिटी होगा उतना ग्रेन टू ग्रेन डिस्टेंस कम होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। आपका पूरा बिल्डिंग कहाँ पर है, सॉइल पे है अल्टीमेटली। इसकी वजह से आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम कॉम्पैक्शन, मैक्सिमम डेंसिटी इंश्योर हो। इसके लिए हम ये वाला टेस्ट यूज़ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, अलग अलग वाटर कंटेंट्स पे आपको अलग अलग डेंसिटीज़ अचीव होगी।
ये कौन सी डेंसिटी होगी? ड्राई डेंसिटी, ठीक है। पर ये वाली जो ड्राई डेंसिटी है, जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको, दिस इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका WC है उसको मैं कह दूंगी ऑप्टिमम वाटर कंटेंट. इट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिमम वाटर कंटेंट. So that water content which is corresponding to maximum density in your compaction curve is called optimum water content. Answer is optimum water content. Next, a stratified soil deposit has 3 layers of thicknesses. एक stratified soil deposit है, मतलब कि आपका soil जो है वो एक single strata में नहीं है, 3 अलग अलग strata में divided है. ये आपका Z1, this is your Z2, दिस इज योर Z3. ऐसे 3 अलग अलग स्ट्रेटा है, ठीक है, या फिर 3 अलग अलग लेयर्स हैं. उसका वैल्यू दे रखा है Z1 इज 4, Z2 इज 1 एंड Z3 इज 2 यूनिट्स. एंड द कॉरस्पॉन्डिंग परमिबिलिटीज, ये वाला जो स्ट्रेटा है उसका परमिबिलिटी K1 है, इसका परमिबिलिटी K2, इसका परमिबिलिटी K3, ठीक है. तो Z1, Z2, Z3 गिवन है, K1, K2, K3 गिवन है. आपको पूछा क्या है? एवरेज परमेबिलिटी परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन्स. तो आपके बेडिंग प्लेन्स इस डायरेक्शन में है, आपको एवरेज परमेबिलिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पूछा है, उसका आंसर क्या रहेगा? तो जब भी हमें परमेबिलिटी फाइंड करना है, एक रिलेटिव या एवरेज परमेबिलिटी, 3 वैल्यूज अलग अलग स्ट्रेटा की गिवन है, आपको इस स्ट्रेटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की इक्विवेलेंट टू दैट परमेबिलिटी फाइंड करनी है. तो उसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है. इसको मैंने क्या बोल दिया? एवरेज परमेबिलिटी है. के एवरेज इज द एवरेज परमेबिलिटी परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन्स. ये आपके 3 बेडिंग प्लेन्स है, इन 3 बेडिंग प्लेन्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, ठीक है. अगर आपके 3 बेडिंग प्लेन्स इस डायरेक्शन में है तो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये रहेगा. बट जनरली कौन सा रहेगा? आपका जो ये वाला केस है वो ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि आपके जो स्ट्रेटाज है वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होंगे. वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड है तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? परमेबिलिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है. तो ये वाला एक केस ज़्यादा दिखेगा आपको, ये वाला केस आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा. बट इसके साथ साथ ये केस भी पॉसिबल है कि आपके ये 3 अलग अलग स्ट्रेटा है और इसके पैरेलल डायरेक्शन में परमेबिलिटी फाइंड करनी है, एवरेज परमेबिलिटी. तो इसको याद रख के आपको ये वाला एक फॉर्मूला भी याद करना है. पहले हम देख लेते हैं कि इस केस में क्या फॉर्मूला आएगा. इट इज़ इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 बाई K1 प्लस Z2 बाई K2 प्लस Z3 बाई K3. तो जब आपको 3 परमेबिलिटीज़ 3 अलग अलग स्ट्रेटा की दी हुई है और आपको परपेंडिकुलर टू दैट स्ट्रेटा या परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन उसकी एवरेज परमेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है. बट आपको एक और क्वेश्चन हो सकता है कि जब पैरेलल टू योर बेडिंग प्लेन्स होगा तो क्या एवरेज परमेबिलिटी होगी. तो उसके बारे में भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसका एक सेपरेट फॉर्मूला है. इसमें हम वैल्यूज़ पुट इन करेंगे. Z1 का वैल्यू है 4, Z2 का वैल्यू इज़ 1, Z3 इज़ 2 डिवाइडेड बाय 4 बाय K1. Z1 इज़ 4, K1 इज़ 2, so 4 by 2. Z2 is 1, K2 is also 1, Z3 is 2, K3 is 4. So 4 plus 1 5 plus 2 7 divided by 4 by 2 is 2, 1 और ये 0.5, मतलब 3 plus 0.5 यानी कि 3.5. So 7 by 3.5 मीन्स आपका एवरेज वैल्यू क्या आएगा? 3.5 इंटू 2 इज़ 7, तो आपका ये जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा, ठीक है. इंडिविजुअल परमेबिलिटीज़ 2, 1 एंड 4 है, लेकिन मैं अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस बेडिंग प्लेन्स की बात करती हूँ तो एक एवरेज वैल्यू निकल के आएगा जिसका वैल्यू है 2, ठीक है. तो ये आंसर आ जाएगा आपका. The in situ critical hydraulic gradient of sand 2.65 below ground water table, ठीक है. ये जो क्या है आपका GS, दैट इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स. तो ये जो सैंड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स दिया है 2.65 और इन सिटू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू 1.02. वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल फाइंड करना है आपको. क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला है
योर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज G minus 1 by 1 plus E. क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज G minus 1 by 1 plus E. ये किस में एग्जिस्ट करेगा? क्विक सैंड कंडीशन में. क्विक सैंड कंडीशन में मतलब आपका वर्टिकल डाउनवर्ड एंड वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इक्वल हो जाता है. ठीक है, तो उस केस में आपको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू मिलेगी IC इक्वल्स टू G minus 1 by 1 plus E. आपको IC का वैल्यू क्या दिया है? 1.02. इट इज़ इक्वल्स टू 2.65 minus 1 by 1 plus E. तो 1 plus E is 1.65 by 1.02. ठीक है, therefore E 1 plus E इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको अराउंड 1.61 मिलेगा. ठीक है, ऑलमोस्ट आपको ये 1 से ही डिवाइड हो रहा है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. therefore E is 0.61. अब आपको क्या फाइंड करना है? वाटर कंटेंट. ये सेम फार्मूला हमने जो पहले देखा था वही अप्लाई होगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट टू द फार्मूला क्या है? सेम है, उसमें भी वाटर कंटेंट था, इसमें भी वाटर कंटेंट है. ठीक है, अभी हम देखते हैं बाकी का डेटा गिवन है या नहीं. ई हमने फाइंड किया 0.61. ये कौन से सॉइल की बात कर रहे हैं हम? सैचुरेटेड की. सो SR इज इक्वल टू 1, G इज 2.65. So when you will solve this, it will be 0.234. So इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगी. It will be 23.40%. So in this case, your water content is 23.40%. Means your option is A. Correct option is A. For a flow net के लिए number of flow lines and number of equipotential lines are given. Value of shape factor is what? So shape factor का फॉर्मूला क्या है? शेप फैक्टर का फॉर्मूला है number of flow lines minus 1 by number of equipotential lines minus 1. ठीक है, that is called your shape factor. Flow lines and equipotential lines दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है. फ्लो लाइंस जो आपका फ्लो डिनोट करती है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी इक्विपोटेंशियल लाइंस, यानी कि जहाँ पे पोटेंशियल इक्विवेलेंट है. सो ये आपकी इक्विपोटेंशियल लाइंस हो गई. शेप फैक्टर फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है. इट इज़ इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ फ्लो लाइंस माइनस 1, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस माइनस 1, उसका रेशियो. सो यहाँ पे फ्लो लाइंस कितना है? 5. इक्विपोटेंशियल लाइंस कितना है? 9. सो 4/8 यानी कि 0.5. 4/8 इज 0.5. ओके, हाफ हो गया इसका. तो शेप फैक्टर इज 0.5. ठीक है, आपको इसमें कोई भी वैल्यूज देकर इसका शेप फैक्टर निकालने को पूछ सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. सैचुरेटेड क्ले लेयर, ठीक है, सैचुरेटेड क्ले लेयर है सिंगल ड्रेनेज में. उसमें कितना? 4 इयर्स लगता है 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए. ये आपका कंसोलिडेशन का सम है. ठीक है, जैसे हम कॉम्पैक्शन करते हैं वैसे ही आपका कंसोलिडेशन भी होता है. तो कंसोलिडेशन ज़्यादा टाइम बाउंड प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम लगता है उस प्रोसेस में कंपेयर टू कॉम्पैक्शन. सैचुरेटेड क्ले लेयर विथ सिंगल ड्रेनेज है तो उसको 50% कंसोलिडेशन अचीव करने के लिए 4 इयर्स लगता है इन सैचुरेटेड क्ले. अब यही सेम सैचुरेटेड क्ले को 50% कंसोलिडेट करना है यूजिंग डबल ड्रेनेज, तो टाइम कितना रिक्वायर्ड रहेगा? ठीक है, आपका क्या डिफरेंस है? सिर्फ ड्रेनेज डिफरेंस है. एक केस में आपका सिंगल ड्रेनेज है, अब के केस में आपको जो पूछा है वो डबल ड्रेनेज के लिए. लेकिन किसके लिए पूछा है? सेम 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए. ठीक है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% है, पहले सिंगल ड्रेनेज था, अब डबल ड्रेनेज हो रहा है. सो व्हाट विल बी द टाइम? कितना टाइम? 4 इयर्स का 4 इयर्स रहेगा या फिर टाइम चेंज होगा? जब सिंगल ड्रेनेज है तो एक ही साइड से वो पानी ड्रेन आउट होगा, लेकिन डबल ड्रेनेज है तो क्या हो जाएगा? दोनों साइड से हो जाएगा. सो व्हाट विल बी द टोटल ड्रेनेज डेप्थ? हाफ हो जाएगा. और उसका रिलेशन क्या है टाइम के साथ, वो आपको ध्यान में रखना है. T2/T1 इज D2/D1 का स्क्वायर. मतलब T1 टाइम है आपका 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अचीव करना इन सिंगल ड्रेनेज. T2 टाइम है 50% कंसोलिडेशन अचीव करना इन डबल ड्रेनेज. बोथ आर योर सैचुरेटेड क्लेज.
तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, d2/d1 का स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। d1 क्या है, सिंगल ड्रेनेज, तो मैं बोल सकती हूँ कि पूरा एक 1 यूनिट होगा। d2 क्या है, डबल ड्रेनेज, तो दोनों साइड से उसको ड्रेन आउट होगा, तो 0.5 इसका स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट इज 0.5 का स्क्वायर, 0.25। सो रेशियो ऑफ T2/T1 इज 0.25। बट आपको यहाँ पे रेशियो नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है, टाइम कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बेसिकली 4 ईयर्स का 0.25%, मतलब 4 ईयर्स का 25%, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, व्हाट इज द 25% ऑफ 4 ईयर्स, इट इज़ 1 ईयर, ठीक है। इसमें हम T2 इज इक्वल टू 0.25 टाइम्स ऑफ T1, T1 इज हाउ मच, 4 ईयर्स, सो व्हाट विल बी 0.25 टाइम्स 4, 1 ईयर, ठीक है। तो मैं अगर सिंगल ड्रेनेज प्रोवाइड करती हूँ फॉर ऑल द कांस्टेंट अदर कांस्टेंट कंडीशंस, तो 4 ईयर्स लगेंगे। उसी सॉइल में उतना ही कंसोलिडेशन अचीव करने के लिए मैं डबल ड्रेनेज प्रोवाइड करूँ तो 1 ईयर में ये प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सो योर आंसर विल बी 1 ईयर। The unconfined compressive strength of a pure clay soil is 100 kilonewton per meter square. Unconfined compressive strength जो है उसको हम लेबोरेटरी में फाइंड आउट कर सकते हैं सॉइल के लिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारा जो एक राइट सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है उसको हमें कोई भी कन्फाइनिंग स्ट्रेस नहीं देना है। ये टेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कन्फाइनिंग स्ट्रेस नहीं है, उसका कन्फाइनिंग स्ट्रेस 0 है। वैसे कंडीशन में हमें अपना राइट सिलेंड्रिकल में ये वाला स्पेसिमेन लेकर टेस्ट परफॉर्म करना है, और इसमें जो भी वैल्यू अचीव हुआ उसको हम कह देंगे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सो P/A इक्वल्स टू Q, Q इज़ योर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ प्योर क्लेई सॉइल। इसका वैल्यू आपको 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज गिवन। What is the value of cohesion of this soil in kilonewton per meter square? आपको वैल्यू ऑफ Q पता है, कितना मैक्सिमम या फिर कितना स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव होगा इन प्योर क्लेई सॉइल इन अनकन्फाइंड कंडीशंस, वो वैल्यू दे रखा है। बट आपको उसके उस सॉइल के, अब ये जो है ये स्ट्रेंथ आएगा किसकी वजह से, क्लेई सॉइल के कोहेसिवनेस की वजह से ये स्ट्रेंथ आ रहा है। बट हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर कोहेसिवनेस, ठीक है। इस कोहेजन से इस Q को रिलेट कैसे करना है वो आपको याद रखना होगा। सो Q/2 इज इक्वल टू C, ठीक है। मैं जब ये टेस्ट परफॉर्म करूँगी मुझे एक अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू से अगर मुझे कोहेजन ऑफ सॉइल फाइंड करना है तो ये रिलेशन है, Q/2 इज C। तो इस केस में सीधा C इज इक्वल्स टू 100/2 यानी कि 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अगर आपका Q अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो आपका C उसका आधा होगा यानी कि 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो योर ऑप्शन इज D, ऑप्शन इज D। इफ एन SPT टेस्ट यानी कि स्टैंडर्ड, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज SPT टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इट इज़ आपका जो सॉइल का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसके लिए हम SPT टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और SPT टेस्ट से हमको जो नंबर ऑफ ब्लोज का वैल्यू मिलता है उसको यूज़ करके हम काफ़ी सारे पैरामीटर्स यानी कि बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल तक उसको हम यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमने ये जो टेस्ट परफॉर्म किया उससे हमको एवरेज ब्लो काउंट मिल गया, एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट एज 32, ठीक है। बट क्या प्रॉब्लम है, अगर ये फाइन सैंड में जो कि बिलो वाटर टेबल है यानी कि सैचुरेटेड फाइन सैंड में अगर ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये जो वैल्यू N इज 32 मिलता है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। देन व्हाट इज़ द करेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस ब्लो काउंट? सो फॉर अ सैचुरेटेड सैंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ N इज 32. In case of sand in saturated condition you will get higher value of blow count, but that is not the actual value. उतना पोर प्रेशर जो है वो उसमें डेवलप नहीं होगा क्योंकि जितना आपका N की वैल्यू ज़्यादा है उतना शेयरिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा है। बट इन केस ऑफ सैचुरेटेड सैंड दिस इज़ ओनली द टेम्पररी वैल्यू, उस पर आपको करेक्शन अप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू या करेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है। सो हाउ विल यू फाइंड द करेक्टेड वैल्यू
n dash if you know the observed values. So the formula is n dash is 15 plus half of n minus 15, which is in this case 15 plus half of n value is 32. So it will be 32 minus 15. This is 32 minus 15 is 8. 32 minus 15 will be 17. So 17 by 2 it will be 8.5. So यहाँ पे n dash की वैल्यू आ गई 23.5. So in this particular case your n dash is 23.5. मतलब आपने ये SPT टेस्ट परफॉर्म किया, परफॉर्म करने से आपको उसका वैल्यू 32 मिला, बट वो 32 वैल्यू लेकर हम आगे का वर्किंग आउट नहीं कर सकते. अगर हम वो लेकर करेंगे, आप देख सकते हैं एक्चुअल वैल्यू n डैश का 32 से कम आया है. हम 32 लेकर के चलेंगे तो हम उसका शेयरिंग रेजिस्टेंस जितना वो दे पा रहा है उससे ज़्यादा लेंगे, विच विल लीड टू रॉन्ग कैलकुलेशंस, रॉन्ग अजम्पशंस. उसका जो स्ट्रेंथ है, जो उतना स्ट्रेंथ है ही नहीं उतना हम अज्यूम करके चल रहे हैं. तो जब भी हम ये वाला टेस्ट कोई भी सैचुरेटेड फाइन सैंड में कैरी आउट करेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगा कुछ, लेकिन उस पर करेक्शन अप्लाई करके हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना है जो कि हम आगे के कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ योर फॉर्मूला. आपको जब भी डायलेटेंसी का करेक्शन लगाना है, इस करेक्शन को हम क्या कहेंगे? डायलेटेंसी करेक्शन. डायलेटेंसी करेक्शन. दो टाइप्स के करेक्शंस लगते हैं. एक तो आपका ओवरबर्डन प्रेशर का करेक्शन है, एक आपका डायलेटेंसी का है. तो डायलेटेंसी का हम कब लगाएंगे? जब आपका सैचुरेटेड कंडीशन में फाइन सैंड है. तो आपको अगर n जो वैल्यू है 32 है, हम फाइंड करेंगे n डैश की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 23.5. Okay, so with this we complete this particular MCQ series. Hope you all have liked it. Thank you very much.